मैं एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था। हमारी फैमिली कोई बहुत बड़ी नहीं थी। मैं, मेरी बहन, अम्मी और अब्बू थे। अब्बू की अपनी कपड़ों की छोटी मोटी दुकान थी और फैमिली बड़ी ना होने की वजह से हमारा खुशहाल घराना था। अब्बू और अम्मी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे क्योंकि हम ही उनकी कुल कायनात थे। उन्होंने हमें बेहतरीन स्कूल में तालीम दिलवाई थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मेरी आदतें बहुत ख़राब हो रही थी। उसकी वजह शायद मेरे दोस्त थे जो कि मुझसे भी ज़्यादा अमीर थे। वो हर वक्त कोई ना कोई घटिया हरकत करते रहते थे। पहले पहल तो मुझे ये सब बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैं भी उनमें शामिल हो गया। कभी अम्मी अब्बू ने भी कोई नसीहत नहीं की थी। वो सिर्फ हमें एक ही नसीहत करते कि दिल लगाकर पढ़ना और अच्छे नंबर लेकर आना। इस तरह हमें खुली छुट्टी मिल गई और अम्मी हमेशा मुझे अब्बू से बचा लेती थी। वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। उनको अगर कोई ये कह देता कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है तो वो उस पर बरस पड़ती थी। इस तरह मैं समझ गया कि माँ के होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। इस तरह मैं खुलकर बदतमीजियां करने पर उतर आया। अब स्कूल में जिन दोस्तों से मुझे चिढ़ थी कि वो बहुत बुरी बातें करते हैं, मैं उनके साथ बैठा था और वो जो मुझे मस्जिद की कड़ी कहते थे, अब वो मुझसे हर बात कहते जो मुझे बुरी लगती थी। लेकिन अब मुझे वो बातें बुरी कहाँ लगती थी। अब तो मेरा उनके बगैर दिल ही नहीं लगता था। यूं मैं गुमराह होता गया और गुनाहों की दलदल में धंसता गया। फिर एक बार हमारे स्कूल में पार्टी थी। उस पार्टी में यूनिफॉर्म नहीं बल्कि घर के नए कपड़े पहनकर जाना था। खाना अपनी तरफ से लेकर आना था और मोबाइल कैमरा वगैरह भी लाना था। फिर वो दिन भी आ गया। स्कूल में हर तरफ जैसे रंग ही रंग बिखरे हुए थे। एहसन और शहरोज अपने कैमरे लाए हुए थे और हम सब एक जगह छुप कर लड़कियों की फोटो बनाने लगे। किसी लड़के ने हमें देख लिया और हमारे क्लास टीचर को बता दिया, जिससे हमें बहुत डांट पड़ी। फिर कुछ दिन बाद हमारी क्लास में सर सरफराज साहब आए जो कि हमें किरत पढ़ाते थे। उन्हें भी वो बात पता चल गई थी और फिर वो नरम लहजे में समझाने लगे कि ये बात बहुत बुरी है। लेकिन हम बेजार से बैठे थे। तभी सर बोले, देखो बेटा, अभी तुम लोगों को हमारी बातें गलत लगती हैं। जब तुम लोगों पर गुजरेगी तो तब तुम्हें पता चलेगा। अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तो तुम लोगों को कैसा लगेगा। फिर एहसन ने खड़े होकर कहा, सर, मेरी तो बहन ही नहीं, माँ तो है। सर के कहने पर वो डिठाई से मुस्कुराया। इससे क्या होता है? देखो बेटा, ये मत समझना कि तुम किसी की बहन के साथ बदतमीजी करोगे तो तुम्हारी बहन महफूज रहेगी। नहीं, ये कुदरत का इंसाफ है। जब तुम बुरा करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ भी जरूर बुरा होगा और फिर देखना, तुम्हारी एक गलती तुम्हारी पूरी जिंदगी में तूफान खड़ा कर देगी। लेकिन हमने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में मशगूल होकर अपनी जवानी की सीढ़ी पर कदम रखा। फिर क्या था, अब हम पूरा काम करने लगे थे। लड़की को देखते, उससे दोस्ती करते, फिर प्यार में मुब्तला करते और होटल के कमरे में ले आते जिसमें एहसन और शहरोज पहले से ही मौजूद होते और उस पर भूखे भेड़िए की तरह झपटते। वो लड़की रोती चिल्लाती, लेकिन उसकी चीखें कमरे में दब कर रह जाती और हम लोग मिलकर एंजॉय करते। फिर एक दिन मैं किसी लड़की को उजाड़ कर घर पहुंचा तो घर में एक भोली भाली मासूम लड़की को देखा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, अम्मी ने उस लड़की से कहा, जाओ शाजिया बेटी, ये तुम्हारा बड़ा भाई है अदील। वो मासूम सी भोली भाली हसीना मुस्कुराती हुई मेरी तरफ आई और कहने लगी, सलाम भैया। उसने सर झुकाया ताकि मैं उसके सर पर हाथ रखूं, लेकिन मैंने आगे बढ़कर डिठाई से उसे बाहों में भर लिया, जिसका उसने कोई खास नोटिस नहीं लिया और शर्माती मुस्कुराती थोड़ी दूर होकर खड़ी हो गई। तभी अम्मी बोली, बेटा, ये शाजिया है, अब ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। इसे भी तुम अपनी छोटी बहन ईमन की तरह समझना। अम्मी ने कहा, और शाजिया, ये आज से तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम भी मेरी तरह इस पर अपना हक जताना। ईमन ने मुस्कुराते हुए कहा था। शाजिया देखने में तो भोली भाली लड़की लगती थी, लेकिन वो गजब की खूबसूरत और हसीन थी। शाजिया अम्मी के दूर परे की एक रिश्तेदार की बेटी थी। अम्मी और शाजिया की माँ बहुत अच्छी दोस्त भी थी। शाजिया के दो भाई थे। उसके माँ बाप वफात पा चुके थे। दोनों भाई भी शादीशुदा थे और वो उसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे। दोनों अपनी बीवियों में मस्त थे और उसकी भाभियां उससे खार खाती थीं। आए दिन नन से झगड़ा करती थीं, इसलिए वो अम्मी के साथ आ गई थी। अम्मी तो वैसे भी हकूकुल इबाद से वाकिफ थीं, सो वो उसे खुशी से साथ ले आईं और यूं मासूम सी भोली भाली शाजिया बेफिक्र होकर इसे अपना घर समझने लगी। शाजिया को जो काम बताया जाता डट कर वो काम करने लगती और वो मेरे काम तो बहुत ही शौक से करती थी। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने का कहा था। वो गुनगुनाते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुई। अदील भाई, कौन से कपड़े इस्त्री करूं? उसने मासूमियत से पूछा था और मेरे अंदर का दरिंदा आहिस्ता आहिस्ता जागने लगा था। वो सफेद वाले कर दो, मैंने कंघा करते हुए कहा था। नहीं अदील भाई, आज आप ये वाले कपड़े पहनो, देखो कितने प्यारे लग रहे हो आप, उसने कपड़े दिखाते हुए कहा और मैंने उसे जोर से अपने गले लगाया। इससे पहले कि मैं कोई मजीद पेशकदमी करता, वो पीछे हुई और उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा था। कुछ नहीं भैया, मैं सोच रही थी कि इतना प्यार तो कभी मेरे सके भाई ने भी नहीं किया जितना आप करते हैं। उसने आंसू साफ किए और बाहर निकल गई और मैं शैतानी सी हंसी हंसता हुआ उसे देखता रहा और सोचता रहा कि सबसा तो घर में ही मौजूद है।
एकदम नरम और फ्रेश। ये सोचकर मैं हंसने लगा। मुझे बहुत शैतानी ख्याल आ रहे थे और मैं ये भी नहीं सोच सका कि वो भोली भाली लड़की मुझे भाई मानती है, और वो तो इतनी मासूम है कि मेरी हर बुरी बात को समझती ही नहीं, बल्कि वो समझती है कि मैं भाई होने के नाते उसे गले लगाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद सब घर वालों को मोहल्ले में किसी की शादी में जाना था। शाजिया ने जाने से इनकार कर दिया और मैंने भी मौका गनीमत जानकर इनकार कर दिया। इतना अच्छा मौका फिर नहीं आ सकता था। सारे अफराद जा चुके थे तो मैं नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया। मैं कुछ देर पानी बहाता रहा, फिर मैंने शाजिया को आवाज़ दी। वो समझी कि शायद मैं कपड़े मांग रहा हूँ। वो पहले भी अक्सर मुझे कपड़े देने आया करती थी। वो कपड़े लेकर आई तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। भैया क्या कर रहे हैं, ये लें कपड़े, मेरी कलाई छोड़ें। उसने दीवार का सहारा लिया और कपड़े मुझे देकर वापस अंदर चली गई। मैंने शलवार पहनी और फिर बाहर निकल आया। शाजिया अंदर अपने कपड़े तब्दील कर रही थी। मेरे अंदर का दरिंदा पूरी तरह जागने लगा। मैं अंदर दाखिल हो गया। शाजिया ने बुखलाकर दुपट्टा आगे किया और कहने लगी, सॉरी भैया, मैंने कुंडी नहीं लगाई, आप बाहर जाए, मैं अभी आती हूँ। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैं उसके करीब गया तो वो कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं भैया, बहनों से भी ऐसा मजाक करते हैं क्या? वो रूहानसी होकर बोली थी, लेकिन मैं बेपरवाह आगे बढ़ा। प्लीज़ मुझे अपने करीब आने दो, मैंने मुस्कुरा कर कहा था। भैया प्लीज़, आप बहन भाई जैसे पाकीज़ा रिश्ते की तौहीन कर रहे हैं। वो 2 कदम पीछे हटी। देखो शाजिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं एकदम आगे बढ़ा और उसको पकड़ लिया। भैया मुझे छोड़ें, खुदा का वास्ता अदील, मुझे छोड़ो, खुदा के कहर से डरो, तुम्हारी भी बहन है। या अल्लाह, वो रोती रही, लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया। फिर उसे इसी हालत में छोड़कर मैं बाहर निकल गया। सब लोग शादी से वापस लौटे तो उसे इस हालत में देखकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। अम्मी ने भागकर उसे कपड़ों से ढांपा और एमन उसे गले लगाकर रोने लगी। फिर अम्मी ने उससे पूछा तो उसने मेरा नाम लिया और मैं साफ मुकर गया। मैंने कहा कि जब आप लोग गए थे तो मैं घर से चला गया था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने एक आदमी को घर से बाहर जाते हुए देखा था। जब शाजिया ने मेरी तरफ इशारा किया तो मेरी अम्मी सख्त तैश में आ गई और उसे बुरा भला कहने लगी। मैंने तुझे घर में पनाह दी और तूने मेरे ही बेटे को फंसाना चाहा। काश मुझे मालूम होता कि तुम कितनी बुरी लड़की हो, इसलिए तो तुझे भाइयों ने भी निकाल दिया। वो रोती रही, सफाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, किसी ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। मैं एक कोने में खड़ा उसे देखता और मुस्कुराता रहा, यहाँ तक कि अम्मी ने उसे घर से बेदखल कर दिया। तभी मैं भी बाहर निकल आया। देखो शाजिया, मैंने कहा था ना कि किसी को मत बताना। अब देखा तुम्हारा क्या हाल हुआ है। अब कहाँ जाओगी? अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें इस घर में वापस ले जा सकता हूँ। मैंने घटियापन की हद कर दी। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, घटिया इंसान, तू मेरी इज्जत से खेला है, देखना कल मेरा बदला कोई तुमसे जरूर लेगा। इस दुनिया में किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा। ये कहकर वो रोती हुई चली गई। उसके बाद वो अपने भाइयों के घर गई। कैसे गई मुझे नहीं पता, लेकिन वहां भी उसकी कहानी सुनने के बाद भाभियों ने उसे ही गलत कहा, उस पर ही इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसने हर वो दरवाजा खटखटाया जो वो जानती थी, लेकिन सबने उसे बाहर कर दिया। वो पागलों की तरह गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ फिरती रही। कहीं उसने कुछ मर्दों को खड़े देखा और अंधाधुंध भागने लगी। अदील के बाद उसका हर रिश्ते से एतबार उठ चुका था। वो समझी कि वो मर्द भी उसका जिस्म नोचने के लिए खड़े हैं। भागते भागते किसी चीज से टकराई और उछलकर सड़क पर जा गिरी। वहां से आते ट्रक ने उसके जिस्म की धज्जियां उड़ा दी। उसके मरने के बाद उसका किस्सा दब कर रह गया। किसी ने मुझ पर केस नहीं किया, और तो और किसी ने ये भी नहीं देखा कि वो मासूम सी लड़की किस चीज से टकराई थी। वो मेरी बाइक थी, और वो भी मैंने जानबूझकर किया ताकि कोई मुझ पर केस ना कर सके कि मैंने उस लड़की का रेप किया है। और फिर मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। जब उसने अपनी आखिरी सांसें ले ली तब मैंने सुकून की सांस ली और खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। अब हमारे घर में शाजिया का जिक्र नहीं होता था। ऐसा लगता था कि वो कभी हमारे घर का हिस्सा थी ही नहीं। अब्बू और अम्मी अपने कामों में मशगूल हो गए और मैं अपने कामों को फिर से करने लगा। इस वाक्य को गुजरे साल हो गया कि एक दिन मजहर शाजिया का भाई उससे मिलने आ गया। हम सब हैरान हुए कि इन्हें शाजिया के बारे में मालूम ही नहीं था, हालांकि शाजिया अपने घर भी नहीं गई थी। अम्मी ने उसे सारा वाक्य बताया तो वो यकदम तैश में आ गई, लेकिन अम्मी ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मजहर घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपनी बीवी नाहिद को अपने पास बुलाया और उससे शाजिया के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो यहाँ नहीं आई थी। जब मजहर ने उसे डांटा तो उसने सब कुछ बता दिया कि उसने उसे अपने घर में ही नहीं आने दिया। मजहर अपनी बीवी से बहुत नाराज हुआ, लेकिन अब क्या फायदा था, वो मासूम तो इस दुनिया से जा चुकी थी, वो भी बदकार का नाम पाकर। फिर 5 साल का तवील अरसा गुजर गया और अब मेरी बहन एमन भी
जवान हो चुकी थी और इस अरसे में एमन का रिश्ता आया जो कि हर लिहाज से बेहतरीन था। अम्मी ने झट से हाँ कर दी और फिर रोज शॉपिंग होने लगी। एमन का सारा जहेज इकट्ठा हो चुका था। मैं भी बहुत खुश था और होता भी क्यों ना, आखिर मेरी बहन की शादी थी। और जहाँ तक शाजिया का किस्सा था, उससे तो मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि मैंने तो शाजिया जैसी कई लड़कियों को उजाड़ा था और मुझे कोई पछतावा भी नहीं था। कभी कभी मैं सोचता था कि लोग कहते हैं जो दूसरों के साथ जो कुछ करता है उसके साथ भी वही होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब तो मेरी बहन की शादी भी हो रही थी। ये सोचकर ही मैं पुरसकून था, लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह के आगे देर है अंधेर नहीं। इस तरह एमन को मायों में बिठा दिया गया और अम्मी अबू बाजार फर्नीचर का सामान देखने चले गए। मैं एमन के पास आया और कहा कि तुम खाना मत बनाओ, मैं होटल से लेकर आता हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। होटल हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए खाना लेते हुए मुझे कुछ देर हो गई। खैर, मैं खाना लेकर वापस आया तो मैंने अपने कमरे के सामने लोगों का हजूम देखा जिन्होंने हाथों में मोबाइल ले रखे थे। मैं भीड़ को चीरता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो साकित रह गया। सहन में मेरी बहन बरहना हालत में पड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जिस तरह मैं शाजिया को छोड़कर गया था। मैं कांप कर रह गया और लोग खड़े उसकी तस्वीरें बना रहे थे। मैंने जल्दी से उसे उठाया और कमरे में ले गया। अम्मी अब्बू भी आ गए, वो भी ये सब देखकर रोने लगे। मुझे शाजिया याद आने लगी थी जो मुझे भैया कहती थी और हर वो लड़की याद आने लगी जो मुझे बहन का वास्ता देती थी। आज मुझे पता चला कि जब अपनी बहन के साथ ऐसा होता है तो कैसा लगता है। मैंने पूछा कि किसने किया है। एक आदमी ने कहा, अख्तर ने। मैं शदीद गुस्से में उसके घर की तरफ दौड़ा। वो खाना खा रहा था। मैंने घर में दाखिल होते ही उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। इसी असना में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और वो आकर मुझे पकड़ कर ले गई। उसके बाद मुझे अदालत में ले जाया गया, जिसमें मैंने अपने सारे अगले पिछले गुनाह कबूल किए कि शाजिया से मैंने ज़बरदस्ती की थी। अम्मी अब्बू सीना थाम कर रह गए और मजहर और अजहर की बीनियाँ शर्मिंदा सी नज़रें चुरा गई। मैंने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे, इसलिए अदालत से मुझे उम्र कैद हो गई। आज पूरे 11 माह हो गए हैं मुझे जेल में बैठे हुए और इस सब का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर डाली। शाजिया सही कहती थी कि कुदरत ज़रूर इंसाफ करेगी और वो ठीक कहती थी। आज कुदरत ने इंसाफ कर दिया था। यही मेरी सज़ा है। जब मुझे वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए थी, मैं जेल में आ गया था। मेरी बहन की मेरे कर्मों की वजह से शादी टूट गई थी। अगर मैं शादी कर लेता और एक इज्जतदार ज़िंदगी गुजारता, लेकिन अब क्या हो सकता था। शाजिया रोज़ मेरे ख्वाब में आती थी और मुझे कहती, अदील तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जब मुझे सज़ा मिली तो वो एक दिन मुस्कुराती हुई आई। देखा अदील, किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन कुदरत का इंसाफ देखो, उसने कैसा इंतकाम लिया है मेरा। इतने अरसे में अदील की माँ सिर्फ 2 बार ही उससे मिलने आई थी। वो माँ जो उसके लिए सारी दुनिया से लड़ने को तैयार थी, वो आज उसकी वजह से अपने ख़ानदान से कट कर रहने लगी थी। पहली मुलाकात पर अम्मा ने कहा था, अदील मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि मैंने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया है और दरअसल गलती मेरी है। मैंने तुझे अगर शुरू ही से लड़कियों की इज्जत करना सिखाई होती तो आज ये नौबत ही ना आती। मेरी बहन एक जिंदा लाश बनकर रह गई है और यही हाल अब मेरे माँ बाप का भी है। गली से गुजरते हुए उन्हें कितनी जिल्लत उठानी पड़ती है ये तो वही जानते हैं, लेकिन एक बात तय है, इंसान जो कुछ भी करे, बिलखसूस बुराई, तो इससे पहले अपना अंजाम भी अच्छी तरह सोच ले, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज़